हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। ये हमारा जो टिश्यू चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट है और इसमें हम एनिमल टिश्यू कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, वो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इससे पहले हम और देर करें, हम शुरू करते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो है, अब एनिमल टिश्यू में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम जो कवर करेंगे इसमें बहुत टाइप के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। तो काफ़ी सारे मसल सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जिसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। वैसे ही हमारा जो ब्लड है, अब हमारा जो ब्लड होता है वो फूड और ऑक्सीजन दोनों कैरी करता है और वो वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है। वेस्ट मटेरियल कैरी करके वो किडनी और लिवर तक ही पहुंचाता है ताकि वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो सके। अब हमारे जो ऑक्सीजन है जो हम इनहेल कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है, वो कहाँ यूज़ अप हो रही है, वो हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब वो हम कैसे, मतलब वो जो सेल्स जो हैं उन्हें ऑक्सीजन क्यों चाहिए। अब ये जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इससे हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें एटीपी जनरेशन होता है, आपको याद होगा, पावर हाउस कहते हैं जिसे सेल का। तो वो एटीपी जनरेशन के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। अब ब्लड और मसल्स जो हैं ये दोनों हमारे टिश्यूज़ हैं, एग्जाम्पल टिश्यूज़ के ये एग्जाम्पल हैं। हमारा ब्लड जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और हमारे जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू हैं। अब हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं एनिमल टिश्यू, वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल ब्लड और मस्कुलर का हमारे मसल। तो चलिए अब आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। अब एपिथेलियल टिश्यू पे क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स, जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं और हमारी कैविटीज़ होती हैं उनको ये कवर करता है, उनको ये एक लाइनिंग बनाता है। अब क्या होता है कि एक बैरियर बनाता है हमारी स्किन में, हमारी स्किन मतलब हमारी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए एक बैरियर बना देता है। अब हमारी स्किन जो होती है और जो लाइनिंग हमारी माउथ की होती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, लंग की, एल्वियोली, किडनी की ट्यूब्यूल्स, ये सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगी, बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस होगी, क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें इनके जो सेल्स होते हैं इनके बीच में बहुत कम सीमेंटिंग होती है। एक थिन लेयर की तरह, मतलब एक पतली सी शीट होती है उसकी तरह ये पूरे ऑर्गन के ऊपर फैली होती है। अब होता क्या है कि जो एपिथेलियल सेल की जो लेयर होती है परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी एक्सचेंज होगा मटेरियल बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, उसको परमिएबिलिटी कौन देता है, एपिथेलियल लेयर। Regardless of the type, epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extra fibrous basement membrane। तो हमारी जो भी एपिथेलियल जो लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है, वो हमारे ऑर्गन से जो हमारे जो उसके नीचे टिश्यू है उससे वो डिफ्रेंशिएटेड होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जैसे ये एपिथेलियम है, ये हमारा टिश्यू है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक और लेयर होगी जो होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि जो हमारी अलग अलग एपिथेलिया होती हैं उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके फंक्शन अलग होते हैं। अब जैसे हमारी जो लंग में जो एल्वियोली होती है वो, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे सिंपल फॉर्म होता है ये हमारा एपिथेलियम का, दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब होता है, स्क्वैमा का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन। तो मतलब सिंपल स्केल, मतलब स्केल कैसे होता है, जैसे फिशेस के ऊपर स्केल होता है ना, कवरिंग सी होती है, तो ऐसे हम स्क्वैमस एपिथेलियम को कहते हैं कि कवरिंग है एक तरह से। अब जो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होती है, बहुत थिन और फ्लैट होती है और बहुत डेलिकेट लाइनिंग होती है, एक सिंगल लेयर की होती है। और हमारी जो ये कहाँ कहाँ मिलती है, हमारे ओइसोफेगस, हमारी माउथ की लाइनिंग में, हमारी स्किन जो पूरी है ये पूरी इससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। और अभी जो स्किन एपिथेलियल सेल्स अगर ये काफ़ी सारी लेयर में अरेंज हो तो हम उस पूरे लेयर पैटर्न को क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनर का मतलब क्या होता है, पिलर लाइक। तो जो पिलर जैसे दिखें, जो पिलर जैसे लंबे लंबे सेल्स दिखें, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। अब ये क्या करते हैं कि एपिथेलियल बैरियर जो होता है उसके थ्रू मूव करने में हेल्प करते हैं ये। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है जो हमारा रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक्ट है ये, इसमें क्या होता है कि इन सेल्स के ऊपर सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, ये होता है हमारे कॉलमनर सिलिएटेड सेल्स। तो इनके ऊपर ऐसे, जैसे ये सेल है ना सिंगल, इसके ऊपर ऐसे
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया। तो अब ये जो सीलिया होती है ये क्या करती है, ये म्यूकस, जो भी हमारे म्यूकस होता है हमारे पूरे इस ट्रैक्ट में, ये इसे फॉरवर्ड करती है, इसे आगे करती है ताकि इसे क्लियर कर सके और एक पैसेज बन जाए हमारा गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो ये जो सीलिया होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और इस एपिथेलियम, ऐसे एपिथेलियम जिसके ऊपर सीलिया हो उसे क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें क्यूब शेप्ड सेल होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला है, दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है कि क्यूब शेप सेल्स होते हैं और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, किडनी की लाइनिंग में, किडनी की ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी डक्ट्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड के, उसमें, जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये एक्वायर कर लेती हैं फंक्शन एक ग्लैंड सेल्स का। अब ग्लैंड सेल्स क्या होते हैं कि जो कि सिक्रीट कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस एपिथेलियल सरफेस पे। अब क्या होता है कि कई बार यहाँ पे जो एक पोर्शन होता है ना एपिथेलियल टिश्यू का, ये इनवर्ड फोल्ड हो जाता है और एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड बना देता है ये, जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप के इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जब भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू इनवर्ड फोल्ड हो जाए और एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड बना दिए तो उस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो है ब्लड। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्लड जो है वो फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब दो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो भी एक कनेक्शन का काम करता है वो कौन करता है, ब्लड। तो इसलिए वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं और वो एम्बेडेड होते हैं एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स मतलब दो सेल, इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल्स के बीच में एक मैट्रिक्स होती है दो सेल के बीच में, जिसके अंदर वो सेल्स एम्बेडेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये कोई भी एक जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस या फिर रिजिड सब्सटेंस हो सकता है। तो कोई भी जेली लाइक चीज़ हो सकती है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, या फिर बहुत रिजिड, बहुत हार्ड मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स जो होता है ये मतलब अगर कोई भी फंक्शन है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का, जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग में ये मैट्रिक्स डिफर करता है। तो अब यहाँ हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमने ब्लड लिया है एक स्लाइड पे और हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो चलिए कौन कौन से सेल्स हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ये सेल्स हमें दिए हुए हैं। ये जो सेल्स हैं, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसियोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स। और रेड ब्लड सेल्स हमारे सिंपल जो होते हैं वो, और फिर प्लेटलेट्स भी दिखती हैं हमें। तो अब ये जो होता है, जो ब्लड होता है उसका एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो अब इस प्लाज्मा के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमारा जो बोन है वो एक और तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी का एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है पूरा, क्योंकि हमारी हर जगह, हर पार्ट में एक बोन प्रेजेंट है। वो इसलिए है ताकि हमारी जो मसल्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और ये जो मतलब ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, बोन्स जो होती हैं आपने देखी होंगी, बहुत स्ट्रांग होती हैं। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब कि हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो इसका एडवांटेज क्या है, बोन का एक इसका एडवांटेज क्या है इस प्रॉपर्टी का, वो ये है कि अगर हमारी बोन स्ट्रेच होने लग गई तो हमारा जो प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम जो हमारी मसल्स पे टिकी हुई है, क्या वो पॉसिबल हो पाता, एक सपोर्ट का काम कर पाती बोन्स? नहीं। अब बोन सेल्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं हार्ड मैट्रिक्स में, जो कि कंपोज्ड होता है हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। तो बोन मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है। अब दो बोन्स जो होती हैं वो जॉइंट होती हैं बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव लिगामेंट। तो दो बोन्स जिससे ज्वाइन हो रही हैं, जिस कनेक्टिव टिश्यू से, उसको ये बोलते हैं लिगामेंट। अब ये टिश्यू क्या होता है, बहुत इलास्टिक होता है और इसके पास एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। लिगामेंट जो होती है उसके पास बहुत कम मैट्रिक्स होता है, ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं होता। अब टेंडन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, टेंडन्स एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारी कनेक्ट करती है मसल और बोन्स को। तो बोन कनेक्शन के लिए लिगामेंट और टेंडन, और मसल के लिए मतलब मसल और बोन के लिए टेंडन्स। यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, जिससे मैंने याद किया था बल्ब, BULB।
मतलब BULB मतलब बोन जॉइन टू बोन थ्रू लिगामेंट, B फॉर बोन, लिगामेंट, बोन। तो दो बोन्स किससे जॉइन होती हैं? लिगामेंट से। तो लिगामेंट को तो आपको पता चल गया कि बोन कनेक्ट करती है, तो बचा क्या है? टेंडन। टेंडन मसल और बोन को कनेक्ट करेगी। तो अभी जो टेंडन्स होती हैं ये क्या होती हैं? फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लिगामेंट से कंपैरिजन में इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक और टाइप का हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें बहुत वाइडली स्पेस सेल्स होते हैं, मतलब स्पेस बहुत होती है सेल्स के बीच में। जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है इसका वो प्रोटीन और शुगर से बना होता है। तो अब कार्टिलेज क्या करती है? ये बोन सरफेस को स्मूथ कर देती है, जॉइंट्स जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। और कार्टिलेज हमारी कहाँ का प्रेजेंट होती है? नोज़, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। आप अपने कान को देखिए वो फोल्ड हो सकता है आराम से, तो जो फोल्ड हो सकती है वो आपकी क्या होती है? कार्टिलेज। नोज़ को भी आप इधर उधर करते हैं, आपकी मतलब एक होती है जो सेंटर, मतलब जो पार्टीशन होता है आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में, तो वो जो सेंटर पार्टीशन होता है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। आप उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, थोड़ा बेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो बोन्स हैं, जैसे आर्म बोन है, हमारी जो आर्म की जो सबसे आगे वाली जो मतलब रिस्ट के नीचे वाला पोर्शन है, आप उसको बीच में से थोड़ी बेंड कर सकते हैं, पर कार्टिलेज को आप बेंड कर सकते हैं। तो इसलिए दो टिश्यूज़, हमारा बोन भी एक टिश्यू है, ठीक है, और हमारा कार्टिलेज भी एक टिश्यू है, पर दोनों में डिफरेंस देखिए कि एक बेंड हो सकता है और दूसरा बेंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के फंक्शंस इतने अलग हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारी स्किन और मसल के बीच में मिलता है और ये हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन मैरो में भी मिल जाता है। अब ये क्या करता है कि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी जो स्पेसेस होती हैं उनको ये फिल करता है और एक इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और ये क्या करता है? रिपेयर करता है हमारे टिश्यूज़ को, जो भी डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करता है। अब हमारा फैट स्टोरिंग टिश्यू भी होता है जिसे हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अब ये कहाँ मिलता है? हमारी स्किन के अंडर मिलता है, और इस हमारी जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे एडिपोज टिश्यू मिलता है। और इस टिश्यू के जो मतलब जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, वो फिल्ड होते हैं फैट ग्लोब्यूल से, जिसकी वजह से ये एक इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। अब ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स दिखाए हुए हैं। अब देखिए, मसल जो है उसमें स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं इसमें जो कि हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में टू कॉज मूवमेंट। अब ये डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, ये देखिए हमारे पास मसल फाइबर्स जो हैं वो हैं स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इनको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला है वो है हमारे पास स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मतलब इस पे बैंड्स होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये डार्क लाइट बैंड्स आपको दिख रहे होंगे, ये लाइट डार्क लाइट बैंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं, स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, तो इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। आगे हमारे पास है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं। कार्डियक जहाँ पे भी वर्ड आएगा समझ जाइएगा कि हार्ट से रिलेटेड है। अब जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो ब्रांच होती हैं और उनमें भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी हर जगह, आप देखेंगे इसमें भी न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट है, इसमें भी यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये 3 टाइप के हमारे मसल फाइबर्स होते हैं। अब कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम मूव कर सकते हैं अपनी कॉन्शियस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने अपना हाथ रेज़ करना है तो वो मैं कर सकती हूँ ना, क्यों? क्योंकि वो मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। तो ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं हम? वॉलेंट्री मसल्स। और इन मसल्स को हम और क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स, एज दे आर मोस्टली अटैच टू दी बोन्स। ये मोस्टली किससे अटैच होती हैं? बोन से, और हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब इन माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखें तो ये ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स, जैसे मैंने आपको ये वाली दिखाई थी, तो इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स को और क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स। अब सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू के वो क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अनब्रांच, क्योंकि आपके पास ना कई बार डिफरेंस आ जाता है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स का, तो उसमें ये पूछते हैं। तो अनब्रांच होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं और वॉलेंट्री होती हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, कि मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसमें। अब जो मूवमेंट होती है फूड के एलिमेंट्री कैनाल में,
या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है हमारे ब्लड वेसल्स की, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, क्योंकि उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी हार्ट बीटिंग है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रीदिंग जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपका खाना एलिमेंट्री कैनाल में जो भी मूवमेंट हो रही है फूड की, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। हम इन्हें स्टार्ट या स्टॉप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें? स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ इसलिए क्योंकि इन पर कोई स्ट्राइशंस नहीं होती, कोई डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते, और ये हमारी आई के आइरिस में, यूट्रस में, लंग्स की ब्रोंकाई में, हर जगह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड्स पे, स्पिंडल शेप बोलते हैं इसे। जो ये वाली शेप होती है इसे हम स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं कि इसमें मतलब सेंटर में एक ही न्यूक्लियस होता है इनके, जैसे ये सेंटर में एक ही न्यूक्लियस है। और इन्हें और क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइटेड मसल्स, क्योंकि ये अनस्ट्राइटेड होती हैं, इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं प्रेजेंट होती। अब जैसे हार्ट की मसल्स होती हैं, क्या करती हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक रिदमिक मूवमेंट इसमें चलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। ऐसी मसल्स को, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, हम इन्हें नहीं कर सकते कंट्रोल। ब्रांच होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। हमने ये सारे कंपेयर किए तीनों, और हमने इनकी शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन दी सेल्स हमने ऑब्जर्व करी। तो इसके बाद हमें जो ऑब्जर्व होता है, ये सारी मसल्स हैं, ये दीज आर ऑल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये वाली सारी मसल्स हैं। इनके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और पूछे जाते हैं एक ना एक बार तो ज़रूर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। अब हमारी जो जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है तो कि वो रिस्पॉन्ड करें स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई मतलब कि अगर आपका हाथ टच हुआ किसी भी गर्म चीज़ पर और आपने एकदम से हाथ पीछे कर लिया, तो दिस इज स्टिमुलाई। ये एक तरह का हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ भी है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। तो हमारे जो ये नर्वस टिश्यूज़, नर्वस सेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलाई के लिए, और जो भी ये स्टिमुलाई डिटेक्ट करते हैं ये उसको बहुत रैपिडली ट्रांसफ़र करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। हमारा जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं, ये सारे नर्वस टिश्यू इनमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पे? हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। अब जो सेल्स होते हैं दिस टिश्यू, दे आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरॉन्स कौन से सेल्स होते हैं? नर्व सेल्स। अब न्यूरॉन के पास क्या क्या होता है? एक सेल बॉडी होती है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड दी एक्सॉन। अब उसका एक एलोंगेटेड पार्ट भी होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन, और बहुत शॉर्ट पार्ट्स भी होते हैं, ब्रांच पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक इंडिविजुअल नर्व सेल जो होता है वो 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है, मतलब 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। और बहुत सारे नर्व सेल्स जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं एक नर्व बनाने के लिए। ठीक है, इसका एक डायग्राम होगा यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये हमारा डायग्राम है न्यूरॉन का। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये आपका एक्सॉन है एलोंगेटेड, और यहाँ पे आपकी ये नर्व एंडिंग है। और इस नर्व एंडिंग से ही हमारी जो स्टिमुलस और जो भी ट्रांसफ़र होता है वो इसके थ्रू होता है। यहाँ से हमारा सिग्नल आता है और इसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, इस पॉइंट के थ्रू। नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो अलाउ करती हैं हमारी मसल्स को मूव करने में, जो हम चाहते हैं जिन मसल्स को मूव करना। और जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है नर्व और मसल का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनिमल्स के स्पेशली, क्योंकि हमें मूवमेंट करनी पड़ती है इधर से उधर। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये एनेबल करता है एनिमल्स को मूव करने में और स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करने में। अब ये क्या है? नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू ऑब्वियसली, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। व्हाट डज़ अ न्यूरॉन लुक लाइक? ये आपको डायग्राम है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हाँ, इसका न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, कभी कभार 3 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में भी आ जाता है विद एक्सप्लेनेशन। अब 3 फीचर्स कार्डियक मसल्स के, ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएट और इनवॉलेंट्री होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, ये फीचर्स हैं इसके। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं हमारे? एरियोलर टिश्यू होते हैं हमारे स्किन और मसल के बीच में जो होते हैं। ठीक है, अब एरियोलर टिश्यू हमारे क्या काम करते हैं कि ये हमारे जो स्पेसेस होते हैं ऑर्गन्स की,
ये उनको फिलअप करते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और टिश्यू रिपेयरमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। और स्किन और मसल्स के बीच में ये मिलते हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन मैरो में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे पहले 2 पार्ट्स हैं प्लांट टिश्यू के, वो हमने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप ये तीनों पार्ट्स अच्छे से देखते हैं और एनसीईआरटी को गो थ्रू करते हैं अच्छे से, उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।